तो दोस्तों आज की कहानी ना कुछ अलग होने वाली है। इसमें होता ये है कि एक बच्चा जो कि बूढ़ा पैदा होता है और वो समय के साथ साथ जवान होता जाता है, वो अपनी लाइफ कैसे जीता है वो तो आपको मूवी के एक्सप्रेशन में आगे पता चलेगा। ये मूवी ना रोमांस और फैंटेसी से भरी पड़ी है और इसमें बेंजामिन बटन की लाइफ का सर्वाइवल बताया गया कि वो लाइफ किस तरह से जीते। सो आई एम एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। अब मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को दिखाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी को एक कहानी सुनाती है और वो कहानी इस तरह है कि मिस्टर के अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह रहे थे। ये समय वर्ल्ड वॉर 1 का था जहाँ पर उनके बेटे को भी अब आर्मी में शामिल होना था। इसकी वजह से मिस्टर के का बेटा अब आर्मी में ज्वाइन हो जाता है। वो उन्हें रेलवे स्टेशन में विदा करते हैं। अब कुछ समय उन्हें इसी तरह बीत जाता है। एक दिन मिस्टर के और उनकी वाइफ को एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि उनके बेटे की जंग के मैदान में डेथ हो गई है, मतलब कि वो शहीद हो चुके हैं। ये खबर सुनकर मिस्टर के अपने रूम में चले जाते हैं। मिस्टर के एक घड़ी पर काम कर रहे थे जो कि रेलवे स्टेशन में लगनी थी। अब मिस्टर के सन की डेड बॉडी भी आ जाती है। वो उनके सन की डेड बॉडी को अपने मदर फादर की डेड बॉडी के बाजू में ही दफना देते हैं। मिस्टर के और उनकी वाइफ अपने बेटे को खोकर बहुत ज्यादा दुखी थे। अब मिस्टर के जिस घड़ी पर काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाता है और अब वो दिन भी आ जाता है जब वो घड़ी उस रेलवे स्टेशन में लगनी थी। वहाँ बहुत से लोग आए थे और वहाँ पर प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। जब वो घड़ी लगती है और चालू होती है तो वहाँ एक शख्स देखता है कि वो घड़ी उल्टी घूम रही है, जिस पर मिस्टर के उन्हें बताते हैं कि ये घड़ी मैंने जानबूझकर उल्टी बनाई है ताकि जंग में शहीद हुए सिपाही घर वापस आ सके और वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सके और उन्हीं के साथ साथ मेरा बेटा भी घर वापस आ सके। ये बात सुनकर वहाँ पर प्रेसिडेंट और सारे लोग उस घड़ी को उन शहीदों की याद में उल्टी ही घूमने देने का फैसला करते हैं। वो घड़ी अब उल्टी ही चल रही थी। अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था। यहाँ सारे लोग मिलकर इसकी खुशियाँ मना रहे होते हैं। इसी भीड़ के बीच हम थॉमस बटन को देखते हैं जो कि इस भीड़ से बचते हुए थॉमस अपनी वाइफ के पास जा रहे थे क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया था। वहाँ पहुंचकर थॉमस देखते हैं कि उनकी वाइफ की हालत ठीक नहीं है और वही खड़ा एक डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सर हमें माफ कीजिएगा, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाएंगे। थॉमस अपनी वाइफ के पास जाते हैं। वो अपनी जिंदगी के लास्ट अंतिम क्षणों में उनसे एक वादा लेती है। वो कहती है कि तुम हमारे बेटे का ख्याल रखोगे और उसे पालोगे, जिस पर थॉमस उन्हें हाँ में जवाब देते हैं और अब उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। जब थॉमस अपने सन को देखते हैं तो वो उन्हें देखकर डर जाते हैं और वो उस बच्चे को पकड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। वो उस बच्चे को खत्म करना चाहते थे क्योंकि वो बूढ़ा पैदा हुआ था और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। वो उसे एक झील के पास ले जाते हैं पर वहाँ कुछ पुलिस होने की वजह से वो वहाँ से भागकर एक घर के दरवाजे में उस बच्चे को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। ये घर लेडी क्यूनी और उनके हस्बैंड का था। जब लेडी क्यूनी और उनके हस्बैंड वहाँ से बाहर आके देखते हैं तो वहाँ पर एक बच्चा पड़ा था। क्यूनी ना दिल की बहुत साफ औरत होती है। वो उस बच्चे को अपना लेती है और हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है कि जो कि बिल्कुल बूढ़ा था, यानी कि उसे देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। और अब मिस क्यूनी उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाती है। वो डॉक्टर मिस क्यूनी को बताता है कि ये दिखने में तो एक बच्चा जैसा दिख रहा है पर इसकी बीमारियां किसी 90 साल के बूढ़े से कम नहीं है। इस बच्चे की बीमारियां देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, इसकी जल्द ही मौत हो जाएगी। मिस क्यूनी ये फैसला करती कि ये बच्चा जब तक जिंदा है मैं उसे अपने बेटे की तरह रखूंगी और उसका नाम बेंजामिन रख देते हैं। मिस क्यूनी नर्सिंग होम की केयर टेकर है और यहाँ पर उनके हस्बैंड जो कि एक कुक का काम करते हैं। इस नर्सिंग हाउस में वो बूढ़े लोग आते हैं जो कि अपने जिंदगी की लास्ट स्टेज में होते हैं और अब वो मरने ही वाले थे। यहाँ पर बेंजामिन को सबसे मिलाया जाता है और अब कुछ साल बीत जाते हैं। बेंजामिन अब 7 साल का हो चुका था। उसे देखकर अब ऐसा लगता है कि वो और ज्यादा बूढ़ा हो गया है, बस उसकी हाइट थोड़ी बढ़ चुकी है। पर बेंजामिन का भी दिमाग 7 साल के बच्चे जितना ही था। अब बेंजामिन सबके सोच जाने के बाद महसूस किया करता था। यहाँ मिस क्यूनी बेंजामिन को हर दिन जीने की एक नई उम्मीद देती थी। वो उसे डेली नहलाती और उसके पैरों की मसाज करती और उसे कहती कि बेंजामिन तुम एक दिन जरूर चलोगे, देख लेना। अब मिस क्यूनी एक दिन बेंजामिन को लेकर चर्च जाती हैं। यहाँ वो फादर को कहती हैं कि फादर मैं माँ नहीं बन सकती तो प्लीज गॉड से मेरे लिए प्रे कीजिए और वो बेंजामिन के बारे में भी बताती हैं। चर्च का फादर मिस क्यूनी के लिए प्रे करता है और वो बेंजामिन को खड़े होने के लिए कहता है। जब बेंजामिन खड़ा होता है और थोड़ी दूर चलता है तो वो गिर जाता है पर सरप्राइजली वो चलने लगता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं पर तभी वहाँ पर खड़ा हो वो फादर जो कि इनके लिए प्रे कर रहा था वो अचानक हार्ट अटैक के कारण मर जाता है। यहाँ नर्सिंग हाउस में इतने बर्थडे मनाए जाते थे कि वो हर एक केक में सिर्फ एक ही कैंडल लगाते थे ताकि वो कैंडल बचा सके और यहाँ पर मौत का आना जाना तो लगा ही रहता था। बेंजामिन को लगता है कि ये जगह बड़े होने के लिए बहुत बढ़िया जगह थी क्योंकि मैं उन लोगों के साथ था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता चुके। वो अपनी लाइफ में सीखी हुई चीजें बेंजामिन को बताया करते थे। इस नर्सिंग हाउस में जो भी मरता यानी जिसकी डेथ हो जाती उसकी जगह लेने कोई दूसरा बूढ़ा आदमी आ जाया करता था। इसी तरह एक दिन मिस्टर ओटी आते। मिस्टर ओटी बहुत ही खुले दिमाग के व्यक्ति थे और बेंजामिन और ओटी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बेंजामिन पहली बार इस नर्सिंग
हाउस के बाहर मिस्टर ओटी के साथ जाते हैं। मिस्टर ओटी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बेंजामिन के साथ शेयर करते हैं और वो कुछ समय एक झील के किनारे बिताते हैं। अब कुछ समय और बीत जाता है। अब समय आता है 1930 का, जहाँ बेंजामिन एक लड़की से मिलते हैं जो कि लगभग उनकी ही उम्र की थी, जिसका नाम डेजी होता है। वो अपनी ग्रैंड माँ को देखने आई थी। ये सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी मिस क्यूजी इन सभी को एक खुशखबरी बताती है कि ऊपर वाला ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मतलब कि मिस क्यूनी अब माँ बनने वाली है। यहाँ डेजी की ग्रैंड माँ डेजी और बेंजामिन को साथ में कहानी सुना रही थी। वो इसी तरह इन लोगों को कहानी सुनाई करती थी। बेंजामिन और डेजी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। बेंजामिन जिस कमरे में सोते थे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी सोया करता था। वो बेंजामिन को बताते थे कि मेरे ऊपर 7 बार बिजलियाँ गिरी हैं। एक बार जब मैं घर के ऊपर अपनी छत को ठीक कर रहा था, दूसरी बार जब मैं डाक लेने के लिए सड़क पार कर रहा था। बेंजामिन सोते हुए डेजी के बारे में ही सोच रहा था। वो उसकी नीली आंखें जो कि कमाल की थी, अब क्यूनी की एक लड़की हो जाती है। उस लड़की के होने की वजह से अब क्यूनी बेंजामिन पर कम ध्यान देने लगी थी। अब एक दिन नर्सिंग हाउस में मिसेस पेपल होती है। मिसेस पेपल बेंजामिन को बुक रीडिंग करना और पियानो सिखाती है। मिस पेपल बहुत बढ़िया पियानो बजाया करती थी। अब समय के साथ साथ बेंजामिन अपने शरीर में कुछ बदलाव नोटिस करता है। बेंजामिन की सुनने और सूंघने की क्षमता थोड़ी बढ़ चुकी थी और अब उसके घुटनों में दर्द भी नहीं होता था। मिस क्यूनी बेंजामिन को डॉक्टर डॉट के साथ, यानी कि वही बूढ़ा आदमी जो कि बेंजामिन के पास सोया करता था और उसे बिजली गिरने की कहानी सुनाता था, डॉक्टर डॉट के साथ बाहर जाने देती थी। वो पॉवर्टी पॉइंट जाते थे जहाँ पर बेंजामिन बोट को आते जाते रिवर पे देखा करता था। वहाँ बैठे डॉक्टर डॉस बेंजामिन को बताते कि मैंने क्या तुम्हें बताया कि मेरे पर 7 बार बिजलियाँ गिरी थी एक बार जब मैं खेत पर अपनी गाय चरा रहा था। तभी वहाँ कैप्टन माइक आते हैं और वो वहाँ पे सारे बैठे हुए लोगों से कहते हैं कि आज मेरे बोट का एक वर्कर नहीं आया है, तो क्या कोई आज मेरी बोट पर काम करना चाहेगा और उसे एक दिन का $2 मिलेगा। ये सुनकर बेंजामिन मान जाता है। बेंजामिन तो ये काम फ्री में भी कर सकता था क्योंकि उसे बोट की सवारी करनी थी। बेंजामिन उस बोट पर काम करके काफी खुश होता है। वो वहाँ सारा काम कर देता है और बचा काम जो कि बाकी वर्कर्स कर रहे थे उन्हें भी बेंजामिन काफी खुशी से कर देता है। अब इसी तरह डेली बेंजामिन उस टग बोट पर काम किया करता है। वो माइक क्लर्क के बारे में बताता है। कैप्टन माइक 7 साल की उम्र से इस टग बोट को चला रहे होते हैं। अब एक दिन इसी तरह कैप्टन माइक बेंजामिन से पूछते हैं कि क्या अब भी तुम्हें सुबह सुबह कुछ होता है, जिस पर बेंजामिन हाँ कह देता है। मतलब कि कैप्टन माइक बेंजामिन से सेक्स के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या तुमने अब तक सेक्स किया है, जिसके लिए बेंजामिन नाक पे जवाब देता है और माइक उसे लेकर एक जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत सी प्रोस्टिट्यूट हुआ करती है। ऐसी जगह पर बेंजामिन पहली बार आया था। यहाँ पर बेंजामिन की टाइमिंग लाजवाब होती है। वहाँ से जाने के बाद अब बेंजामिन को पैसे की अहमियत समझ आ चुकी थी। अब उस कोठे से लौटते वक्त रास्ते में बेंजामिन से थॉमस बटन मिलते हैं, यानी कि बेंजामिन के फादर। पर वो बेंजामिन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते कि वो उसके फादर हैं। वो बेंजामिन के साथ एक जगह पर मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ थॉमस बेंजामिन से खूब सारी बातें करते हैं और थॉमस बेंजामिन को नर्सिंग हाउस छोड़कर उनसे पूछते हैं कि क्या बेंजामिन कभी कभी मेरे मन करे तो मैं तुमसे आकर मिल सकता हूँ। तो बेंजामिन इसके लिए हाँ कहते हैं और जब चाहे तब आ सकते हो मुझसे मिलने। ये कह के बेंजामिन वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ बेंजामिन नेक्स्ट डे खुद बोल रहा होता है कि बड़े होना भी कितनी अजीब चीज है। यहाँ आप एक शख्स से मिलते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा शख्स ले लेता है। अब यहाँ बेंजामिन से मिलने डेजी आती है। डेजी छुट्टियों में अपनी ग्रैंड माँ से मिलने आया करती थी और वो समय बेंजामिन को बहुत पसंद था। अब एक सुबह बेंजामिन डेजी को उसके बेड से उठाकर डक बोट साइट में ले जाता है और उसे डक बोट से समुद्र की सैर कराता है। यहाँ डेजी काफी खुश थी। अब बेंजामिन पर तेजी से बदलाव आ रहे थे। मिस पेवलो देखती है कि उसके बाल अब बढ़ चुके हैं। यहाँ बेंजामिन मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं सबसे कहूँ कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा था बल्कि मैं जवान हो रहा था तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। और एक दिन मिस पाओलो की भी डेथ हो जाती है। मिस पाओलो ने मुझे सिखाया कि किसी को खोने पर कैसा लगता है। अब कुछ समय बाद बेंजामिन निकल पड़ता है अपनी जर्नी के लिए। वो कैप्टन माइक के साथ डक बोट पर पूरी दुनिया घूमना चाहता था। यहाँ सबसे अलविदा लेकर बेंजामिन जा रहा होता है कि तभी डेजी आती है और बेंजामिन से कहती कि तुम जिस भी जगह पे जाओगे वहाँ से मुझे पोस्ट कार्ड भेजा करोगे। इसके लिए बेंजामिन हाँ कह देता है और बेंजामिन अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर हमें डक शिप को दिखाया जाता है। यहाँ बेंजामिन, कैप्टन माइक और उनकी क्रू टीम मिलकर अलग अलग देशों में घुमा करते थे। कैप्टन माइक ने मोरल ब्रदर्स के साथ डक एंड सैल्वेज कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिससे वो टूटे हुए शिप्स और उन पर डीजल रिफिलिंग का काम करते थे। ये लोग डक शिप से फ्लोरिडा और आगे अटलांटिक सी तक गए। इस शिप में 7 मेंबर्स थे, कैप्टन माइक, बेंजामिन और एक सैप जुड़वा भाई रिक और विक, जो कि शिप में तो बड़े ही प्रेम से रहा करते थे पर शिप के बाहर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा लड़ा करते थे। एक जॉन क्रिम भी था जिसकी विचारधारा बहुत ही नकारात्मक थी। वो नेगेटिव
न्यू बातें किया करता था। एक बाकी है जिसका नाम प्लेजेंट कॉर्ड था, जो कि अपने सिवाय किसी से बात नहीं किया करता था। जिस तरह बेंजामिन डेजी को पोस्ट कार्ड भेजा करता था, उसी तरह डेजी भी बेंजामिन को डगबोट पर पोस्ट कार्ड भेजा करती थी। बेंजामिन उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ा करता था, पर डेजी ने लिखा था कि मुझे अमेरिकन बैलेट स्कूल में बुलाया गया, जहाँ पर मैं डांस किया करती थी। उन लोगों ने मुझे क्रूक मेंबर में शामिल किया, जो कि बस घुमा करती थी। कैप्टन माइक बेंजामिन से कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो रहा है कि जब तुम मेरी बोट पर आए थे, तुम 4 फुट के बूढ़े थे जिसके पैर कब्र में लटके हुए थे, और अब या तो मैं अपनी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही पीता हूँ या तुम सचमुच में बड़े हो गए हो। जिस पर बेंजामिन उन्हें कहते हैं कि कैप्टन माइक आप जरूरत से ज्यादा पीते हैं। हम यहाँ बेंजामिन को देखते हैं जो कि अब और ज्यादा जवान हो चुका था, जो कद काठी से बड़ा और पहले से जवान दिखाई दे रहा था। अब ये लोग कुछ दिनों के लिए एक छोटे से होटल पर ठहरे जिसका नाम बहुत बड़ा था, विंटर पैलेस। एक दिन उसी होटल में बेंजामिन एक लेडी से मिलता है जिसका नाम था एलिजाबेथ एबॉट। बेंजामिन उस लेडी को देखता ही रह जाता है। उस लेडी का पति था वाल्टर एविट्स, जो कि रेड मिनिस्टर था और साथ ही साथ वो एक जासूस भी था। दिन में डगबोट में काम करने के बाद रात में मिक और उनकी टीम बेंजामिन के साथ इसी होटल में रहा करते थे। बेंजामिन को रातों में नींद नहीं आया करती थी, तो वो एक दिन इसी तरह उस होटल के हॉल में जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ बैठी हुई थी। अब बेंजामिन उस लेडी के लिए चाय बनाता है। यहाँ पर इन लोगों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। एलिजाबेथ बेंजामिन को जिस भी जगहों पे गई थी वो सारी जगहों के बारे में बताया, और इनकी बातें तब तक खत्म नहीं हुई जब तक सुबह ना हो गई। बेंजामिन और एलिजाबेथ हर रात उस लॉबी में मिला करते थे। अब यहाँ पर हम डेजी को देखते हैं जहाँ पर उसे बेंजामिन का पोस्ट कार्ड मिला है। उस पोस्ट कार्ड में लिखा होता है कि मुझे एक लेडी मिली है जो कि काफी खूबसूरत है। वो एलिजाबेथ के बारे में सारी बातें बता देता है डेजी को। यहाँ पर हम बेंजामिन और एलिजाबेथ को देखते हैं जहाँ पर एलिजाबेथ बेंजामिन को अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है। वो बेंजामिन को बताती है कि मैं स्विम कर इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला बन सकती थी, पर मैं बीच में ही रुक गई और उसका अफसोस मुझे अब तक है। और मैंने जब इंग्लिश चैनल को पार नहीं कर पाया तो मैंने ये सोचा था कि मैं कोशिश करूंगी कि इसे पार कर लूं, पर मैंने अब तक कोशिश ही नहीं की। और ये लोग यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ एलिजाबेथ बेंजामिन को किस करती है। ये बेंजामिन का पहला एहसास था जहाँ पर उसे किसी औरत ने खुद से किस किया था। ये एहसास कुछ अलग ही होता है, ये सब बेंजामिन हमें बता रहा था। और इसके बाद वहाँ से एलिजाबेथ चले जाती है। अब ये लोग रोज रातों में मिला करते थे। एक रात एलिजाबेथ बेंजामिन से वादा लेती कि तुम रात के बाद यानी रात खत्म होने के बाद दिन में तुम कभी मेरी तरफ नहीं देखोगे और हम दोनों एक दूसरे को कभी आई लव यू नहीं कहेंगे। और फिर ये साथ में मिलकर इंटीमेट होते हैं और ऐसा ही चलता रहता है। एक रात बेंजामिन उस लॉबी में जाके देखता है, पर वहाँ पर एलिजाबेथ नहीं थी। बेंजामिन उस लॉबी में पूरी रात सोया रहता है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। यहाँ कैप्टन माइक अपने सारे शिप के क्रू मेंबर्स को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जापानियों ने कल पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया और हमारे देश के राष्ट्रपति ने हमसे मदद मांगी है और हमारी डगबोट को नेवी में शामिल कर लिया है। अब हम भी वर्ल्ड वॉर 2 में चलेंगे। जिसे भी मेरे साथ आना है वो बता सकता है। हमें वहाँ पर टूटी हुई शिप्स की मदद के साथ साथ शिप रिपेयरिंग सोल्जर्स की मदद करनी है। अब बेंजामिन जब अपने होटल के कमरे पे जाता है तो वहाँ पर एलिजाबेथ ने एक नोट छोड़ के गई थी जिसमें लिखा था कि तुमसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और वो अलविदा लिखती है। यानी कि एलिजाबेथ यहाँ से चली गई थी। अब ये सभी डगबोट पे दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये खराब शिप्स को खींचा करते थे। अब एक रात बेंजामिन जब डगबोट पे सोया हुआ था तभी वहाँ पर प्लेजेंट कर्टिस, वही जो बहुत कम बोला करता था, वो बेंजामिन को कहता है कि तुम भरोसेमंद लग रहे हो। वो उसे अपनी सारी कमाई उसे दे देता है और अगर मैं जंग में शहीद हो गया तो ये सारी कमाई मेरी वाइफ को दे देना। तभी अचानक कैप्टन माइक इन सभी को ऊपर बुलाते हैं। डगबोट के ऊपर से ये सभी देखते हैं कि 13,000 सोल्जर्स को ले जा रहा है एक शिप को, जिसे टॉर्नेडो ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। चारों ओर पानी में सोल्जर्स की लाशें पड़ी हुई है। तभी वहाँ पर दुश्मनों की पनडुब्बी दिखाई देती है। ये सभी तैयार हो जाते हैं और उस पनडुब्बी के ऊपर शूट करने लगते हैं। तभी वो पनडुब्बी भी इनके ऊपर अटैक करने लगती है और यहाँ पर इतनी तेजी से इनकी डगबोट चल रही थी कि वो सीधा जाकर पनडुब्बी में टकरा जाती है, जिस वजह से वो पनडुब्बी तबाह हो जाती है और वो पनडुब्बी समुद्र के अंदर डूब चुकी थी। इतनी गोलीबारी चलने के चलते ये सभी जख्मी हो जाते हैं, जिसमें कैप्टन माइक को कुछ गोलियां लग चुकी थी। बेंजामिन उनके पास जाते हैं। कैप्टन माइक की कुछ अंतिम सांसें बाकी थी। यहाँ बेंजामिन कैप्टन माइक को कहते हैं कि कैप्टन माइक दिल छोटा मत करो, तुम्हारे लिए जन्नत में एक बहुत ही खूबसूरत जगह इंतजार कर रही है। कैप्टन माइक अब कहते हैं अपने हालात को लेकर हम जितना चाहे उतना गुस्सा कर सकते हैं, हम किस्मत को कोस सकते हैं, गाली दे सकते हैं, लेकिन जब मौत की घड़ी आती है तो हमें खुशी से
उसे गले लगाना चाहिए और यहाँ कैप्टन माइक की डेथ हो जाती है। मॉर्निंग में हमें बेंजामिन को एक बड़ी सी शिप पर दिखाया जाता है जहाँ ये बच चुके हैं। डगबोट शिप के ज्यादातर क्रू मेंबर मारे गए, बेंजामिन और जुड़वा भाई बचे थे। पिजन कर्ट की भी डेथ हो जाती है। बेंजामिन ने पिजन कर्ट के दिए हुए उसकी सारी कमाई उसकी वाइफ को बेच दी है। यहाँ पर बेंजामिन सारे लोगों को अलविदा कहते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ता है। मई 1945 में जब बेंजामिन 26 साल का था वो अपने घर वापस लौटा था। घर वापस लौटते ही मिस क्यूनी बेंजामिन को देख के काफी खुश होती है और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम और जवान होते जा रहे हो। मैंने जब तुम्हें गोद लिया तभी मैं समझ चुकी थी कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। बेंजामिन अपने फादर के बारे में पूछता है जो कि क्यूनी के हस्बैंड थे। क्यूनी उन्हें बताती है कि उनकी डेथ हो चुकी है, वो सोते हुए ही गुजर गए। पर यहाँ पर नर्सिंग हाउस में ज्यादातर पुराने लोग जो बेंजामिन को जानते थे वो सारे लोग मर चुके हैं, कुछ ही लोग बचे हैं जिसमें से डॉक्टर डैश थे। वो उन्हें फिर से बताते कि क्या मैंने तुम्हें बताया कि मेरे ऊपर 7 बार बिजली गिरी है। एक बार जब मैं सड़क पे अपना ट्रक लेके जा रहा था तब यहाँ पर बेंजामिन कहता है कि घर आने के बारे में ये बड़ी ही अजीब बात है, वो वैसा ही लगता है, वैसा ही महकता है और वैसा ही महसूस होता है। आपको घर पहुँच के एहसास होता है कि अगर कुछ बदला है तो वो आप हैं। और एक सुबह बेंजामिन खिड़की से देखता है कि नर्सिंग हाउस में मिस डेजी आई है। अब वो काफी बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर पहले डेजी बेंजामिन को नहीं पहचानती पर बेंजामिन उसे डेजी कह के जैसे ही बुलाता है तो डेजी उसे बेंजामिन कह के बुलाती है और ये दोनों आपस में एक बार फिर से मिलने की खुशी में काफी खुश थे। ये लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ बेंजामिन वही कहानी की किताब दिखाकर डेजी से कहता है कि क्या ये तुम्हें याद है, ये वही किताब होती है जो डेजी की ग्रैंडमा इन दोनों को पढ़ के सुनाया करती थी। बेंजामिन डेजी को डिनर के लिए ऑफर करता है और वो मान जाती है। अब डेजी और बेंजामिन एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों साथ में एक टेबल पे बैठे हुए थे। यहाँ पर डेजी बेंजामिन को बताती कि क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैंने बिली जीन के लिए डांस किया था, वो काफी मशहूर कोरियोग्राफर है, उन्हें मेरा डांस काफी सदा हुआ लगा। और यहाँ पर बेंजामिन को डेजी खूब सारी बातें बताती है और यहाँ डेजी बेंजामिन से खूब सारी बातें शेयर करती है। बेंजामिन और डेजी साथ में घूमते हैं और बहुत सा समय साथ बिताते हैं। अब यहाँ बेंजामिन जब नर्सिंग हाउस में था तो वो अपने आप में नोटिस करता है कि अब मैं और पहले से जवान दिख रहा हूँ। जहाँ बाकी सारे लोग बूढ़े हो रहे थे मैं जवान हो रहा था, एकदम अकेला। अब नर्सिंग हाउस में बेंजामिन से मिलने थॉमस बटन आते और यहाँ पर बेंजामिन थॉमस बटन को नहीं भूला था, वो फिर से साथ में ड्रिंक लेते हैं। अब ये लोग साथ में मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ थॉमस बेंजामिन को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। थॉमस बटन का बिजनेस बटन का था और अभी वर्ल्ड वार के चलते उनका बिजनेस पहले से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट में चल रहा था। वो बेंजामिन से कहते हैं कि कितनी शर्म की बात है, युद्ध की वजह से बटन का बिजनेस काफी फल फूल रहा है। थॉमस बेंजामिन को बताते हैं कि मैं बीमार हूँ और मैं ये नहीं जानता कि मेरे पास कितना वक्त बचा है। बेंजामिन थॉमस से कहता है कि सुनकर अफसोस हुआ, जिस पर थॉमस उन्हें कहते हैं कि मेरा इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहना पसंद करता हूँ। बेंजामिन तुम क्या बटन्स के बारे में जानते हो? और थॉमस बेंजामिन को लेकर अपनी बटन्स फैक्ट्री में जाता है। यहाँ पर थॉमस बेंजामिन को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही बटन की इंडस्ट्री के बारे में बता रहा था और थॉमस बेंजामिन को पूरी फैक्ट्री घुमाता है जहाँ डिफरेंट टाइप की बटन्स बना करती थी। थॉमस बटन्स का काफी बड़ा कारोबार था। यहाँ बेंजामिन थॉमस से पूछता है कि आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? तो थॉमस उसे बताता है कि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर बेंजामिन चौंक जाता है। थॉमस कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैंने ये तुम्हें पहले नहीं बताया। थॉमस बेंजामिन को बताता है कि तुम सिविल वॉर खत्म होने वाली रात को पैदा हुए थे, तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते हुए गुजर गई और वो उसे सारी बातें बताता है। मैं तुम्हें देख के डर गया था और मैंने तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा तोड़ा, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे तुम्हें कभी नहीं छूना चाहिए था। बेंजामिन अपनी माँ के बारे में जानना चाहता था। थॉमस बेंजामिन की माँ कैलोरीन के बारे में सारी बातें बताता है और वो उनकी लव स्टोरी और मैरिज के बारे में भी हर एक बात बेंजामिन को कह रहा था। थॉमस बेंजामिन को बहुत सी तस्वीरें दिखाता है उसकी मॉम की। बेंजामिन नर्सिंग हाउस में वापस लौट जाता है और वो क्यूनी को सारी बातें बताता है। क्यूनी बहुत नाराज थी कि तुम्हारा फादर जब चाहे तुम्हें छोड़ सकता है और जब चाहे तुम्हें अपना सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस रात उसने तुम्हें छोड़ा था तो तुम्हारे ऊपर उसने $18 छोड़ा था, $18, और उसने मेरे घर के सामने तुम्हें छोड़ के चले गया था। यहाँ बेंजामिन क्यूनी को गुड नाइट मामा कह के वहाँ से चले जाता है और बेंजामिन वापस अपने रूम में चले जाता है जहाँ पर डॉक्टर डेज बैठे हुए थे और वो बेंजामिन को फिर से अपने पर 7 बार बिजलियां गिरी की कहानी सुनाते। वो बताते हैं कि एक बार जब मैं अपने कुत्ते को घुमा रहा था, बेंजामिन वहाँ से चले जाता है। वो अपने फादर के पास जाता है क्योंकि एक बार उसके फादर ने उसे कहा था कि मुझे सुबह झील के पास उगता हुआ सूरज बहुत पसंद है, मैं बचपन में उसे दौड़ के जाके देखा करता था। यहाँ बेंजामिन थॉमस को अपने साथ लेकर एक झील के किनारे ले जाता है और वहाँ पर सूरज को उगते हुए उन्हें दिखाता है और ये लोग यहाँ पर झील के किनारे सूरज को देख रहे थे और बेंजामिन कह रहा
होता है कि हम अपने हालात को लेके जितना चाहे उतना गुस्सा कर सकते हैं, हम हमारी किस्मत को कोस सकते हैं, उसे गाली दे सकते हैं, लेकिन जब मौत की घड़ी आती है तो हमें उसे गले लगा ही लेना चाहिए। और अब थॉमस बटन की डेथ हो जाती है। यहाँ बेंजामिन उनका फ्यूनरल बहुत अच्छे से करता है। यहाँ क्यूनी बेंजामिन से कहती है कि इन्हें तुम्हारी मॉम के बाजू में दफना दिया जाएगा, जिस पर बेंजामिन क्यूनी से कहता है कि मेरी मॉम तुम हो। अब बेंजामिन न्यूयॉर्क जाता है जहाँ पर डेजी का डांस होना था। वो वहाँ जाकर डेजी का डांस देखता है। फंक्शन खत्म होने के बाद वो डेजी को फ्लावर देता है और उसे अकेले साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर डेजी बेंजामिन से कहती है कि आज तो हमारे डांस ग्रुप की एक पार्टी है, तो तुम ही हमारे साथ चलो। और बेंजामिन इसके लिए मान जाता है। वो डेजी के साथ उसके डांसर फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक जगह पे जाता है। यहाँ बेंजामिन चले तो जाता है, पर डेजी अपने डांसर फ्रेंड के साथ इतनी बिजी हो जाती है कि वो बेंजामिन को भूल ही जाती है। बेंजामिन ये सब देख के वहाँ से जाने लगता है। तभी डेजी बेंजामिन को जाता देख उस जगह के बाहर आती है और वो बेंजामिन को कहती है, देखो मैं नहीं जानती थी कि तुम आने वाले हो। ओ बेंजामिन, तुमने क्या सोचा था कि मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं? ये मेरी लाइफ है। उधर पीछे से डेजी के डांसर दोस्त उसे बुला रहे होते हैं। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। बेंजामिन डेजी से कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी गलती, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करके आना चाहिए था। मुझे लगा मैं यहाँ आऊंगा और तुम्हें तुमसे ही चुरा लूंगा वगैरह वगैरह। वहाँ एक लड़का डेजी को बार बार बुला रहा होता है, जिस पर बेंजामिन डेजी से कहता है कि अच्छा लड़का है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? तो डेजी हाँ कह देती है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, ये बेंजामिन डेजी से कहता है। और अब यहाँ से बेंजामिन चले जाता है। बेंजामिन यहाँ डेजी से अपने फादर की डेथ के बारे में बताने आया था। अब 5 सालों तक डेजी ने डांस किया। लंदन, वियना, प्राग, ऐसे अलग अलग शहरों में मैंने डांस किया। ये डेजी की आवाज में हम सुनते हैं। पर डेजी हर रात सोने से पहले गुड नाइट बेंजामिन कहा करती थी। अब कुछ साल बीत चुके थे। हम बेंजामिन को देखते हैं जो अब और ज्यादा जवान दिखने लगा था। अब एक दिन नर्सिंग हाउस में जब बेंजामिन होता है, वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जो कि डेजी का था। अब बेंजामिन डेजी से मिलने न्यूयॉर्क जाता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। यहाँ पर डेजी का एक्सीडेंट कैसे हुआ ये हमें अलग तरीके से एक डिटेल्ड में बताया जाता है। यहाँ पर डेजी बेंजामिन को देख के चौंक जाती है, क्योंकि डेजी ने वो तार नहीं भेजा था। वो तार डेजी की एक दोस्त ने बेंजामिन को भेजा था। यहाँ डेजी बेंजामिन को देखकर हैरान हो जाती कि वो पहले से और जवान दिखाई दे रहा था। डेजी कहती है बेंजामिन से, काश तुम यहाँ नहीं आते, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस हालत में देखो। डेजी की टांग 5 जगहों से टूट चुकी थी। दवाइयों और समय के साथ वो ठीक हो सकती थी, जिससे चल सकती थी, पर वो डांस नहीं कर पाती। यहाँ पर डेजी बेंजामिन से रूटली पेश आती है, क्योंकि वो इस हालत में बेंजामिन के सामने नहीं रहना चाहती थी और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिस पर बेंजामिन डेजी से कहता है, तुम एक बार और सोच सकती हो। वो उसे बहुत रूटली पेश आ रही थी और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर बेंजामिन वहाँ से चले जाता है। बेंजामिन डेजी को फौरन छोड़ के नहीं गया। वो उसकी देखभाल के लिए काफी समय तक पेरिस में रहा। ये बात डेजी नहीं जानती थी। इसके बाद बेंजामिन अपने पिता के एक पुराने लेक हाउस में जाता है और वहाँ पर वो एक पुरानी बोट को चलाना सीखता है जो उनके फादर की थी। कुछ समय तक बेंजामिन अकेला ही रहा और इसके बाद बेंजामिन वापस अपने नर्सिंग हाउस जाता है। यहाँ पर 1962 का समय था, जहाँ पर फिर से वो डेजी से मिलता है। अब यहाँ पर डेजी और बेंजामिन अब एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, वो साथ ही थे। वो उसके फादर की बोट से बेंजामिन और डेजी फ्लोरिडा से गल्फ की खाड़ियों तक चले गए। अब ये लोग यहाँ पर साथ में इंटीमेट होते हैं। अब एक दिन बेंजामिन और डेजी जब नर्सिंग हाउस वापस लौटते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि क्यूनी की डेथ हो गई है। वो क्यूनी के फ्यूनरल में जाते हैं। अब इसके बाद बेंजामिन अपने फादर की सारी प्रॉपर्टीज बेच देता है और उसमें वो घर भी शामिल था जहाँ पर उसकी मॉम कैरोलिन की फोटो लगी थी। अब दूसरी ओर बेंजामिन और डेजी ने अपने घर के तौर पर एक ट्यूप्लेक्स अपार्टमेंट खरीद लिया। यहाँ ये दोनों साथ ही रहा करते थे। बेंजामिन और डेजी इस घर में काफी खुश थे। अब क्योंकि डेजी उस एक्सीडेंट के बाद से अब डांस नहीं कर पाएगी, इसलिए बेंजामिन और डेजी मिलकर एक डांसिंग स्कूल खोलते हैं जहाँ डेजी छोटे बच्चियों को डांस सिखाएगी। अब यहाँ पर डेजी और बेंजामिन बात कर रहे होते हैं, जिस पर डेजी बेंजामिन से कहती है, तुम 1918 में पैदा हुए थे, यानी कि अभी तुम्हारी एज 49 है और मैं अभी 43 साल की हूँ, यानी कि हमारी एज लगभग अब सेम है। यहाँ डेजी बेंजामिन को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर बेंजामिन काफी खुश होता है। अब एक दिन डेजी और बेंजामिन एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर बेंजामिन डेजी से कहता है कि मैं बाप कैसे बन सकता हूँ, मैं खुद एक बच्चा बनने की राह में हूँ। जिस पर डेजी बेंजामिन से कहती है कि मैं तुम दोनों को पाल लूंगी और यहाँ डेजी बेंजामिन को समझाती है। तभी यहाँ से डेजी वॉशरूम के लिए जाती है। तब बेंजामिन टीवी पे देखता है कि एलिजाबेथ ने अपनी इंग्लिश चैनल पूरी कर ली है। ये देखकर बेंजामिन मन ही मन में खुश होता है। अब एक दिन डेजी एक बच्ची को जन्म देती है और बेंजामिन और डेजी उसका नाम कैलोरीन रखते हैं। अब वापस कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जो बूढ़ी औरत लेटी हुई थी वो और कोई नहीं डेजी होती है और वो बूढ़ी औरत की बेटी कैलोरीन थी। अब कहानी वापस बेंजामिन तरफ आती है। यहाँ पर बेंजामिन डेजी से कहता है कि तुम्हें इसके लिए एक सामान्य पिता ढूंढना होगा। इस पर डेजी कहती है कि क्यों? बेंजामिन उनसे बताता है कि तुम हम दोनों को नहीं पाल पाओ
होगी। अब एक रात हम देखते हैं जहाँ पर बेंजामिन कह रहा होता है कि मैंने मेरी सारी कमाई और मेरे फादर की सारी इनकम एक बचत खाते में डाल दी, और वो वहाँ पे एक नोट छोड़ के डेजी और उस अपनी डॉटर को छोड़ के जा रहा था और वो वहाँ से निकल पड़ता है। बेंजामिन अलग अलग देशों में घूमता है, वो इंडिया भी गया था। अब कुछ साल बाद डेजी को हमें उसी स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चियों को डांस सिखाया करती थी। वहाँ पर उससे मिलने बेंजामिन आता है और डेजी अपनी बेटी कैरोलाइन से बेंजामिन को मिलाती है। यहाँ बेंजामिन देखता है कि डेजी ने कैरोलाइन के लिए एक सामान्य पिता ढूंढ लिया है जो कि इन लोगों की अच्छी देखभाल करता है। अब यहाँ पर डेजी और बेंजामिन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैरोलाइन बहुत ही प्यारी लड़की है और मेरे हस्बैंड हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। ये सुनकर बेंजामिन काफी खुश होता है और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कैरोलाइन अपनी मॉम से कहती है कि हाँ मैं वो दिन जानती हूँ जहाँ पर मैं उस आदमी से मिली थी। अब कुछ साल बीत जाते हैं। यहाँ पर डेजी को एक दिन फोन आता है नर्सिंग हाउस से और वहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम बेंजामिन था उसे एक ऑफिसर लेके आया था और वो बता रहा होता है कि इस डायरी में तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा जिक्र है जो कि इस बच्चे के पास मिली, और वो आदमी बेंजामिन को डेजी को सौंप देता है। अब समय के साथ साथ डेजी बूढ़ी होते जा रही थी और बेंजामिन बच्चा होता जा रहा था। अब एक दिन हम देखते हैं जहाँ पर बेंजामिन एक छोटा बच्चा हो चुका है और वो डेजी की गोद पे है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ ये फिल्म थोड़ी बड़ी जरूर हो गई पर मैंने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है यार, तो आप लोग बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।